हेलो स्टूडेंट, प्रिंस कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1। ये आपका 11th की हिस्ट्री का चैप्टर है जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर है, ये स्टूडेंट सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपके आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन थे अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्शल, एम व्हीलर। तो देखिए स्टूडेंट, भारतीय पुरातत्व का जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो में मिले कुओं की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो है उससे कुछ कुएं मिले हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो 700, 800, 500 या फिर 100। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग मोहनजोदड़ो में मिले कुओं की संख्या है वो 700 है। कितनी है? 700 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, उसका नाम क्या था। तो देखिए स्टूडेंट, उसका नाम आपको बताना है। यानी मोहनजोदड़ो तो 125 हेक्टेयर में है, लेकिन इसके तुलना में एक छोटी सी बस्ती है जो 7 हेक्टेयर में थी, वो पूरी तरह ही शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो उसका आपको नाम बताना है। चंदहुदड़ो, कालीबंगा, बनावली या फिर कोट दीजी। तो देखिए स्टूडेंट, जो चंदहुदड़ो की बस्ती थी वो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि शिल्प उत्पादन से संबंधित बस्ती थी तो चंदहुदड़ो। देखिए छेद करने वाले उपकरण है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो छेद करने वाले उपकरण है वो चंदहुदड़ो से, लोथल से और धोलावीरा, यानी 3 जगह से मिले हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले स्टूडेंट कि छेद करने वाले उपकरणों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको बताना है चंदहुदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से, यानी इन तीनों से ही छेद करने वाले उपकरणों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं कि और कहाँ-कहाँ से क्या-क्या मिला है। तो देखिए नागेश्वर तथा जो बालाकोट है उससे शंख से बनी वस्तुएं मिली हैं। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नागेश्वर तथा बालाकोट से कौन सी वस्तुएं मिली हैं, तो शंख से बनी वस्तुएं नागेश्वर तथा बालाकोट से मिली हैं। लाजवर्दमणि एक नीले रंग का पत्थर होता है, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं स्टूडेंट। तो उसके साक्ष्य मिले हैं अफगानिस्तान शोरते गई से। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें साक्ष्य या जो वस्तुएं मिलती हैं वो दे दी जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि यह किस स्थल से संबंधित वस्तुएं या इस तरह के जो साक्ष्य हैं वो कौन से स्थल से मिले हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा कि छेद करने वाले उपकरण चंदहुदड़ो से, लोथल से और धोलावीरा से मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तुएं मिली हैं। नीले रंग का जो पत्थर है वो अफगानिस्तान के शोरतघई से मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि एक्सक्वेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में करीबन 5 या 6 बुक दी हुई हैं। स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि इन बुकों के नाम हैं वो आपको एग्जाम में देखकर पूछ लिया जाएगा कि इनके लेखक हैं वो कौन है। तो आपको एक बुक दी गई है एक्सक्वेशन एट मोहनजोदड़ो 1937। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। अर्नेस्ट मेके हैं या फिर जॉन मार्शल हैं या फिर REM व्हीलर हैं या फिर JF डेल्स हैं। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अर्नेस्ट मेके। इसके अलावा देख लेते हैं कि आपको आपके चैप्टर में कौन सी बुक दी गई है और उनके लेखक कौन है। एनसीईआरटी में इनसे संबंधित कुछ बुक हैं वो दी गई हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली बुक है स्टूडेंट हड़प्पा 1946 एशियट इंडिया। ये किसकी है? ये व्हीलर की है। द मिथिकल मेशेकर एट मोहनजोदड़ो, ये किसकी है? तो ये GF डेल्स की है। मोहनजोदड़ो एट द इंडस सिविलाइजेशन, ये किसकी है? तो ये जॉन मार्शल की है। देखिए ये पुस्तक आपको पूछी जा सकती है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो एट द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? तो जॉन मार्शल की है। और ये पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछी जा सकती है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये किसकी है? तो ये अर्नेस्ट मेके साहब की है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये बुक है ये बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आपको पूछी जा सकती हैं आपकी एग्जाम में। इसके अलावा स्टूडेंट स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी SN राव की बुक है और माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान व्हीलर की बुक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि अवतल चक्कियाँ हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो देखिए अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको एक फैक्ट मिलता है अवतल चक्कियाँ। तो ये अवतल चक्कियाँ हैं स्टूडेंट, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए जलाशय के साक्ष्य हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा और लोथल जो स्थल हैं ये गुजरात के हैं और इनकी पूरी बस्ती है वो क्या थी? किले बंद थी। आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको रीट की एग्जाम में भी पूछा गया था। वो क्वेश्चन शायद इस प्रकार था कि 1947 के समय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो वही क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। आपके सामने ऑप्शन स्टूडेंट SN राव, जॉन मार्शल, M व्हीलर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए M व्हीलर हैं वो 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया। तो देखिए अगर आप
आपके सामने 2 क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। इसकी खुदाई किसने की? तो SR राव ने की। कब की? 1955 में। कब की? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो हड़प्पा सभ्यता है, उनके जो अन्य देशों से व्यापारिक संबंध थे, तो आपको बताना है कि ये देश कौन से थे। चीन, जापान, यूक्रेन, मंगोलिया या फिर रूस, ईरान, इराक, मिस्र। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो संबंध थे व्यापारिक, वो ईरान, इराक और मिस्र से थे। ईरान, इराक, मिस्र से क्या थे? व्यापारिक संबंध थे किसके? हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? तो देखिए आपको आरपीएससी की एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। आपके सामने ऑप्शन है राखीगढ़ी, बनवाली, हड़प्पा, रोपड़। तो देखिए जो बनवाली है ये स्थल है हरियाणा का। कई बार आपको बनावली शब्द भी मिल सकता है। तो बनवाली है ये हरियाणा में पड़ता है और यहाँ से मिट्टी के हल का एक मॉडल मिला है। इसके अलावा स्टूडेंट जो मिट्टी का हल है इसके जो साक्ष्य हैं वो चोलिस्तान से भी मिलते हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए बनवाली और चोलिस्तान दोनों से, तो आपको दोनों से करना है। यानी जो मिट्टी के हल का मॉडल है ये बनवाली के अलावा चोलिस्तान से भी मिला है। तो देखिए बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। खोज किसने की थी? तो RS बिष्ट ने की थी। और यहाँ से क्या मिले हैं? तो मिट्टी का हल मिला है और बढ़िया किस्म का जौ मिला है। यानी साक्ष्य मिले हैं मिट्टी का हल और बढ़िया किस्म का जौ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि बनवाली है वो कहाँ है? तो हरियाणा में। खोज किसने की? RS बिष्ट ने। यहाँ से क्या मिला है? तो मिट्टी का हल मिला है, बढ़िया किस्म के जौ के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान में सूर्तगोई यानी सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये जो सोर्तगोई है इससे अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है कौन से हैं। नहरों के अवशेष मिले हैं या फिर गोदीवाड़ा मिला है या फिर विशाल स्नानागार मिला है। अफगानिस्तान में सोर्तगई नामक हड़प्पा स्थल से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं नहरों के। किसके अवशेष मिले स्टूडेंट? नहरों के। ये आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर में क्लियर मेंशन किया गया है कि अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। धोलावीरा कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? तो ये पड़ता है गुजरात में। कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। और इसके अलावा जो समकोण पर काटती हुई सड़कें ये साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिली हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अफगानिस्तान में सोर्तुगई से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हाजा पक्षी था कबूतर, मोर, मुर्गा, कोई नहीं। तो देखिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हाजा पक्षी है वो मोर है। ये इस चैप्टर में एक छोटा सा फैक्ट मेंशन किया गया था, वो यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहा या फिर ताम्रवती नगरी कहा या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा। तो देखिए स्टूडेंट खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। हड़प्पावासी कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देखिए हड़प्पावासी है वो कच्चा माल प्राप्त करते थे, तांबा खेतड़ी से मंगाया जाता था, इसके अलावा ओमान से मंगाया जाता था। तो देखिए स्टूडेंट आपको इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तांबा मंगवाया जाता था तो खेतड़ी से और ओमान से। सोना कहाँ से मंगवाया जाता था? तो दक्षिणी भारत से। एक स्टूडेंट आपके एक फैक्ट दिया गया है कि मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए मगान शब्द का प्रयोग हुआ है। ओमान के लिए मगान शब्द का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ स्थल है। कौन सी नदी है स्टूडेंट हड़प्पा के संदर्भ में? तो रावी नदी। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो किसने की? दयाराम साहनी। आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप याद रख लेना हद है, यानी हड़प्पा, दयानी, दयाराम साहनी। नदी कौन सी है? रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, कोई नहीं। तो देखिए मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो की थी राखलदास बनर्जी ने। दयाराम शाह ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज की थी हड़प्पा स्थल की। तो ये बात आप याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज है वो राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल। एक फैक्ट है स्टूडेंट कि मेसोपोटामिया के लेख को नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया के लेख को नाविकों का देश ही कहते हैं। कौन सा? वो मेलुहा, मगान, मिस्र या फिर कोई नहीं। तो देखिए मेसोपोटामिया के मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। इसके अलावा मगान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त था? तो ओमान। मिस्र के बारे में आप जानते हैं कि मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता थी। फेयोन्स के लघु पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए फेयोन्स एक कृत्रिम पत्थर था। इसके लघु पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, गुजरात या फिर कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से,
या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसके जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है? सेलखड़ी नामक पत्थर की मुहर, औजार, योगी की मूर्ति या फिर चट। तो देखिए चैप्टर की शुरुआत ही इसी से होती है कि हड़प्पा सभ्यता है, इसकी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो थी सेलखड़ी नामक पत्थर की मुहर। ये क्वेश्चन आपको आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी वो थी सेलखड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो वो क्या हड़प्पा था, धोलावीरा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था और इसी हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख है वो 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। 1921 और 22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा इसके पुरातत्व को उजागर किया गया। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या है स्टूडेंट? तो वो है जल निकासी की प्रणाली। तो देखिए स्टूडेंट ये भी आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है जल निकास प्रणाली। सड़कों नालियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। सड़कों तथा नालियों को कौन सी पद्धति में बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ये थे स्टूडेंट आपके चैप्टर में कुछ दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट। 12 पहला चैप्टर हमने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर कर लिया था। हम दूसरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। पूरा चैप्टर का सार इनमें लिया गया है, क्योंकि एक एक फैक्ट इस चैप्टर से उठाया गया है, वो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, आपका पूरा चैप्टर इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप इन क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से इन फैक्ट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख सांची कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है कि एक अभिलेख मिला है जो दूसरी शताब्दी का है और उस अभिलेख का नाम है सांची अभिलेख। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मगध। तो देखिए स्टूडेंट ये जो दूसरी शताब्दी का अभिलेख है सांची, ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा किन लिपियों का अर्थ निकाला गया? तो देखिए जेम्स प्रिंसेप हैं, ये ईस्ट इंडिया के एक अधिकारी थे और इन्होंने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि है, इनका क्या निकाला था? अर्थ निकाला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि। आप थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लीजिए जो आपके चैप्टर में दी गई है। तो देखिए यहाँ पे दशक दिया गया है 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का क्या निकाला? अर्थ निकाला। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इन लिपियों का प्रयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप के अनुसार अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पियदसी नामक राजा का उल्लेख मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट एक शासक का नाम मिला वो था पियदसी। तो ये पियदसी जो शब्द है ये अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ था। आपको ये फैक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि पियदसी जो शब्द है वो किस राजा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो वो हुआ था अशोक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि आरंभ में मगध की राजधानी थी। तो देखिए आरंभ में यहाँ पे इस चैप्टर में एक मगध जो राज्य है उसका वर्णन दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि आरंभ में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन है राजगृह, आरा, पाटलिपुत्र या कोई नहीं। तो देखिए जो मगध था ना उसकी राजधानी आरंभ में थी राजगृह। उसके बाद में जो पाटलिपुत्र है इसको राजधानी बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मगध की पहली राजधानी थी राजगृह और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको इस चैप्टर में फैक्ट दिए गए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। प्रारंभ में राजधानी तो राजगृह थी। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले स्टूडेंट की राजगाह है यानी जो राजगीर राजधानी थी उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ दिया गया है इस चैप्टर में राजाओं का घर। और जो चौथी शताब्दी में राजधानी बनी थी वो बनी थी पाटलिपुत्र, जो अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछे तो आज का पटना ही पहले क्या था? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं। आपको ये बताना है कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस लिपि में हैं या किस भाषा में हैं? तो प्राकृत भाषा में है, खरोष्टी भाषा में है, यूनानी में है या फिर अरेमाइक में है? तो देखिए स्टूडेंट अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। ये क्वेश्चन आपको 3rd ग्रेड एग्जाम में ही पूछा गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर आप SST के विद्यार्थी हैं तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, इसलिए इस चैप्टर का एक एक फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपको इतना याद रखना है कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं उनकी जो भाषा है वो प्राकृत थी, लेकिन अशोक के पश्चिमोत्तर, अगर आपको ये नाम दे कि पश्चिमोत्तर से जो अभिलेख मिले हैं उनमें लिपि थी वो थी अरेमाइक और भाषा थी यूनानी। तो आपको ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि अशोक के पश्चिमोत्तर अभिलेख जो मिले हैं उनकी लिपि और भाषा क्या थी? तो अरेमाइक और यूनानी भाषा में वो मिले हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, यानी जो प्राकृत भाषा के अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि बताई गई है कौन सी? तो ब्राह्मी। ये फैक्ट आपको आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप इस फैक्ट को फिर से याद रखेंगे क्योंकि ये आपका रिपीट हो सकता है। यूनानी और अरेमाइक लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। ये जो फैक्ट है ये आपके चैप्टर में थे इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपके चैप्टर का एक फैक्ट है वो इन क्वेश्चन आंसर में लिया गया है, कोई भी फैक्ट छोड़ा नहीं गया है। तो आप गंभीरतापूर्वक इस क्लास को लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। देखिए इस चैप्टर में आपको 3 जो शासक हैं उनके बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, 3 जो शासक हैं, इन शासकों का वर्णन इस चैप्टर में दिया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर कोई नहीं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट कि कलिंग जो कहाँ है? आधुनिक उड़ीसा में है। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कलिंग वर्तमान में कहाँ है, तो उड़ीसा में। कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर किसी ने नहीं। तो देखिए स्टूडेंट किसने विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ष अपने शासक बनने के 8वें वर्ष में कलिंग पर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्र कितने थे? तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्र कितने थे? तो मौर्य साम्राज्य में जो राजनीति के केंद्र थे वो थे 5। कितने थे? 5 थे। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि वो 5 कौन कौन से थे? तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, 4 प्रांत थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, श्रवणगिरी। आपको ये 4 प्रांत हैं, इनको बहुत अच्छे से देखना है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और श्रवणगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है कि यूनानी जो राजदूत है मेगस्थनीज वो किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट ये जो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज है ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो लिखी थी इंडिका। और कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? वो लिखी थी अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन था? तो चंद्रगुप्त का मंत्री था कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियां और उप समितियां बताई हैं? तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मेगस्थनीज ने एक तो समिति बताई थी और 6 उप समितियों का वर्णन किया था। ये फैक्ट आपके चैप्टर में क्लियर मेंशन किया गया है कि मेगस्थनीज सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का वर्णन किया है। देखिए वो 6 समितियां कौन कौन सी थी? पहली थी नौसेना संचालन, दूसरी समिति बताई है यातायात और खान पान, तीसरी समिति थी स्टूडेंट पैदल सैनिकों का संचालन करने वाली, 4 नंबर पे थी अश्वारोहियों का संचालन, 5वें नंबर अश्वारोही का संचालन और 6ठे नंबर पर थी हाथियों का संचालन। यानी ये 6 समितियों का वर्णन आपके चैप्टर में दिया गया है। तो आपको ये फैक्ट पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समिति और उप समितियों का वर्णन किया है? तो उन्होंने एक समिति और 6 उप समितियों का क्या किया है? वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? तो देखिए ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? राजकीय भूमि, अग्रहार, कृषि भूमि या फिर कोई नहीं। तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कि ब्राह्मणों को जो दान में दिए जाने वाला भूभाग था उसको अग्रहार कहते हैं। उसको क्या कहा गया है? उसको अग्रहार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास कितनी सेना थी? यानी यूनानी जो स्रोत हैं उनके अनुसार जो मौर्य सम्राट था उसके पास कितनी सेना थी? 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख पैदल सैनिकों का वर्णन है, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। तो ये यूनानी स्रोतों के अनुसार पता चलता है कि सम्राट के पास 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। ये फैक्ट आपसे इसी क्रम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके सामने हरिशेन, माघ, महेश अत्रि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो हरिशेन ने की थी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि हरिशेन है वो किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए हरिशेन है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिशेन किसके राजकवि थे? तो हरिशेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रयाग प्रशस्ति वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, इसलिए याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो संस्कृत भाषा में है। किसने की थी? हरिशेन ने की थी। और ये किसके राजकवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवा स्थान पर किन शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी? उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है उसके पास माट के एक देवा स्थान पर जो शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी उनके बारे में आपको बताना है। तो कुषाण शासकों की थी या फिर सातवाहन शासकों की थी या फिर गुप्त शासकों की थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके चैप्टर में क्लियर मेंशन किया गया है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवा स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। किसकी मूर्तियां लगाई गई थी? आप याद रखेंगे कुषाण शासकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि जातक कथाएं कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जातक कथाएं हैं वो कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? अरबी भाषा में है या फिर फारसी भाषा में है या फिर पाली भाषा में है या फिर कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट जो जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जातक कथाएं हैं वो कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? तो पाली भाषा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, पाली भाषा का शब्द गहपति का प्रयोग किया जाता था। यानी आपके चैप्टर में एक पाली भाषा का शब्द दिया गया है गहपति, उसका प्रयोग किया जाता था छोटे किसान और जमींदारों के लिए, शासकों के लिए, सामंतों के लिए या फिर कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, जो पाली भाषा का शब्द है गहपति, उसका प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है वो अशोक था। आपके चैप्टर के अनुसार ये फैक्ट दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? अशोक था। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे लेख अभिलेख कहलाते हैं। प्राचीनतम अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे थे? आपको ये बताना है कि उनकी भाषा कौन सी थी। प्राकृत थी, पाली थी, क्रोष्टी थी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे जो लेख होते थे उनको अभिलेख कहा जाता था, और उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी? तो वो थी प्राकृत भाषा। यानी जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। एक फैक्ट आपके ये दिया गया स्टूडेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, ओलिगार्की या समूह शासन है। एक शब्द दिया गया है ओलिगार्की, जिसका अर्थ होता है समूह शासन है। तो इसका अर्थ क्या होता है? सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, सत्ता राजा के हाथ में होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ओलिगार्किया जो समूह शासन होता है उसमें जो सत्ता है वो पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। वर्तमान में मगध कहाँ है? बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वर्तमान में जो मगध है वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। आप इस चीज को याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मगध वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार में है। इस तरह के क्वेश्चन पहले एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। जैसे हल्दी घाटी कहाँ है? तो राजसमंद में है। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, तो ये वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि कौन सी शताब्दी से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी? पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, छठी शताब्दी या फिर सातवीं शताब्दी? तो देखिए, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी वो की थी छठी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? छठी शताब्दी में। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? देखिए, मगध है वो सबसे शक्तिशाली जनपद बन गया था। इसके कारण क्या थे? लोहे की खदानें, खेती की खास उपज, उपकरण और हथियार, हाथियों की उपलब्धता या फिर ये सभी। तो देखिए स्टूडेंट, मगध के शक्तिशाली होने के ये सभी कारण थे। यानी लोहे की खदानें भी थी, खेतों की खास उपज होती थी, उपकरण और हथियार भी अच्छे थे, और हाथियों की वहाँ उपलब्धता थी। तो ये सभी जो कारण है वो मगध के शक्तिशाली होने के पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो देखिए, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के शासक थे उनकी जीवनी है, तो उसकी जीवनी को क्या कहा गया है? हर्षचरित्र, कलानिधि, प्रकाश चरित्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे, उनकी जीवनी है उसको हर्षचरित्र कहा गया है। अब आपके सामने ये फैक्ट है स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि हर्षवर्धन की जीवनी है तो हर्षचरित्र, लेखक कौन है? बाणभट्ट, और इस जो हर्षचरित्र है इसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत, और ये कब लिखी गई? 7वीं शताब्दी में। ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान में भी रखिएगा। ऐसे फैक्ट ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने कि प्रथम शताब्दी में सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने, शक शासकों ने, सातवाहन शासकों ने या फिर कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, कुषाण शासकों ने प्रथम शताब्दी में सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ 1838 में किसने निकाला था? तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। तो देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पीछे हमने पढ़ा था कि 1830 के दशक में ब्राह्मी लिपि को किसने खोजा था? प्रिंसेप ने खोजा था, और यहाँ पे 1838 दिया गया है। तो देखिए, एक दशक की बात हो रही थी, यहाँ पे एक डेट की बात हो रही है, वो एक दशक के रूप में बताया गया है, और यहाँ पे 1838 एक डेट दी गई है आपको कि उस दौरान ब्राह्मी लिपि का क्या किया था? अर्थ निकाला था। ये थे आज के इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब चैप्टर 3 के क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने यहाँ ले लिए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, महाभारत दो दल कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कौन से वंश से संबंधित थे? आपको ये बताना है कि जो दल हैं यानी कौरव और पांडव हैं वो कौन से वंश से संबंधित थे? कुरुवंश से, यदुवंश से, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चैप्टर के अकॉर्डिंग जो कौरव और पांडव थे वो कुरुवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, विवाह के प्रकार माने जाते हैं 8, 5, 3, कोई नहीं। तो देखिए, विवाह के प्रकार 8 माने जाते हैं। कितने प्रकार बताए हैं विवाह के? 8 प्रकार बताए हैं। आपके चैप्टर में मनुस्मृति में जो विवाह के प्रकार हैं उनको आधार माना गया है, और मनुस्मृति को आधार मानते हुए विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, कौन से राजाओं को मातृ नाम से जाना जाता था? ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से राजाओं को मातृ नाम से जाना जाता था? शातवाहन, गुप्त, मौर्य या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शातवाहन। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के कितने तरीके बताए गए हैं? आपके चैप्टर में मनुस्मृति को आधार मानते हुए जाति वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसी में एक सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है जिसमें स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के कितने तरीके बताए गए हैं? 6, 7, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर होगा स्त्रियों के लिए 6 तरीके बताए गए हैं तथा पुरुषों के लिए 7 तरीके बताए गए हैं। महाभारत के रचयिता हैं ऋषि व्यास, वाल्मीकि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए महाभारत के जो रचयिता हैं वो हैं ऋषि व्यास। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अष्टधाई किसकी कृति है? तो देखिए अष्टधाई है वो पाणिनि की कृति है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले जो कहाँ है उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर गांव का उत्खनन कब किया था? यानी बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर गांव का क्या किया? उत्खनन किया है। वो कब किया है आपको बताना है। 1951-52 में, 1941-42 में, 1961-62 में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बीबी लाल ने मेरठ जिले में जो हस्तिनापुर गांव है उसका उत्खनन किया था 1951-52 में। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि मंदसौर का अभिलेख जो 5वीं शताब्दी ईस्वी का है जिसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। आपको ये बताना है कि मंदसौर कहाँ है। मंदसौर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है या फिर मध्य प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़ में है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो मंदसौर है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट की मर्मकटिकम का एक नाटक है। इसके नाटककार कौन है? शूद्रक, कालिदास, भास या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मर्मकटिकम जो नाटक है उसके जो नाटककार हैं वो है शूद्रक। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के धन अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए हैं? तो देखिए मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के धन अर्जित करने के जो तरीके हैं वो 7 तरीके बताए गए हैं। कितने तरीके बताए गए हैं? 7 तरीके बताए गए हैं। 7 तरीके कौन कौन से हैं? तो विरासत से धन प्राप्त किया जा सकता है, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य करके तथा सज्जनों से प्राप्त भेंट के द्वारा जो धन है वो अर्जित किया जा सकता है। ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य क्या थे? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो मौर्य हैं वो क्या थे? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, निम्न कुल के थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य है वो क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। ब्राह्मणीय शास्त्र अगर आपको पूछ ले कि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार मौर्य क्या थे? तो निम्न कुल के थे। शुग और कणव जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे वे क्या थे? ब्राह्मण थे। ये जो फैक्ट है ये आपको कई बार आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि किस शक शासक ने, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी की बात है ये, कि किस शक शासक ने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रादामन ने, समुद्रगुप्त ने, सातकर्णी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो शक शासक है रुद्रादामन उसने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि किस शासक ने स्वयं को ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है? ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया था इस चैप्टर में कि किस शासक ने स्वयं को ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है। यानी स्वयं को ब्राह्मण भी बताया है और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है। सातवाहन शासक सातकर्णी, गुप्त शासक चंद्रगुप्त या फिर इन दोनों में से कोई नहीं? तो देखिए जो सातवाहन शासक सातकर्णी उसने स्वयं को ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया। फैक्ट थे आपके इस चैप्टर में स्टूडेंट जो यहाँ लिए गए हैं। कक्षा 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इसी के साथ आपका जो भाग 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये लास्ट चैप्टर है जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम कर रहे हैं। अगर आप 3rd ग्रेड SST के विद्यार्थी हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप KVS TGT PGT के स्टूडेंट हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका एक एक फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, 19वीं सदी के यूरोपियों में किसको लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी? 19वीं सदी में यूरोपियों में किसको लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी? अमरावती का स्तूप, सांची का स्तूप या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट चैप्टर की शुरुआत होती है और इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि 19वीं सदी में जो यूरोप के सज्जन लोग थे उनमें सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए किससे इजाज़त मांगी थी? फ्रांसीसियों ने जो सांची के पूर्वी तोरण द्वार था उसको फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए किससे इजाज़त मांगी थी? ऑप्शन है शाहजहाँ बेगम, गुलबदन बेगम, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से क्या मांगी थी? इजाज़त मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने किस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया था? चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के लिए क्या दिया था? अनुदान दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया था? आपके सामने ऑप्शन है शाहजहाँ बेगम को, सुल्तान जहां को, अधिकारियों को या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को क्या किया था, समर्पित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्यों? ऑप्शन दिए हैं, ईरान में जरथुस्त्र खंगुत्स्की, चीन में, यूनान में सुकरात प्लेटो अरस्तु, या फिर भारत में महावीर बोध जैसे चिंतकों का उद्भव, या फिर ये सभी कारण हैं वो इसके लिए उत्तरदायी थे। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल है वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो ये सभी कारण है ये इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित किस वेद से मिलती है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? 1500 से 600 बीसी, 1500 से 1000 बीसी, 1500 से 400 बीसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर होगा 1500 से 1000 बीसी। क्यों होगा एक बार समझ लीजिए। वैदिक परंपरा को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक परंपरा, उत्तर वैदिक परंपरा। पूर्व वैदिक परंपरा का काल है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक परंपरा है वो थी 1000 से 600 या 500 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक परंपरा आपको पूछी गई है, यानी ऋग्वेद है वो पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी देता है, इसलिए जो ऋग्वेद का संकलन है वो 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र किया गया है? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ऋग्वेद में इंद्र देवता, अग्नि, सोम और इन तीनों का क्या है, वर्णन मिलता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, सोम तीनों देवताओं का क्या है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, निम्न में से किसमें पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे? ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषद से, वेद से, पुराण से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो उपनिषद है उसमें ये जानकारी मिलती है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों, परंपराओं का उल्लेख मिलता है? समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? 65, 65, 64, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 परंपराओं का या फिर चिंतन परंपराओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। निम्न में से कौन वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे? तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने ऑप्शन है, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, महावीर व बुद्ध दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि महावीर व बुद्ध दोनों ही वेदों के जो प्रभुत्व पर क्या उठाते थे, प्रश्न उठाते थे। मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों के बीज की गिरी से भी छोटी है। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? छंदोग्य उपनिषद से, अथर्ववेद से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों के बीज की गिरी से भी छोटी है, ये पंक्तियां छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन से, बौद्ध से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो बुद्ध है वो मौखिक शिक्षा देते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया था। चौथी और 5वीं सदी ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु जब हो गई तो उनके शिष्यों ने वरिष्ठ शर्मणों की एक सभा बुलाई। कहाँ बुलाई थी? वेशली, बिहार में। कहाँ बुलाई थी? आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो बुलाई थी वेशली, बिहार में। ये जो वेशली शब्द है ये वैशाली का पाली भाषा का रूप है। इन शिक्षाओं का जो संकलन है वो किया गया था। इन संग्रहों को ही त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां। शिक्षाओं का जो संकलन है वो त्रिपिटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, बौद्ध मठ या जो संघ है उनमें रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह किसमें था? यानी जो बौद्ध मठ या संघ में जो लोग रहते थे उनके लिए नियमों का संग्रह किसमें था? विनय पिटक में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा विनय पिटक, यानी बौद्ध मठ या संघ में रहने वाले लोगों के नियमों का जो संग्रह है वो विनय पिटक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया था, यानी बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका संग्रह किया गया था विनय पिटक में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में, या इनमें से कोई नहीं। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है वो सूत पिटक में किया गया था। विनय पिटक में क्या थे? नियम थे। सूत पिटक में क्या है? शिक्षाएं हैं। और जो दर्शन है वो किसमें था? अभिधम पिटक में। मगध राजा अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है किसमें? सूत पिटक में, दीपवंश में, महावंश में, इनमें से कोई नहीं। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, मगध राजा अजात शत्रु और बुद्ध के बीच जो बातचीत का वर्णन है वो सूत पिटक का हिस्सा था। अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन है वो सूत पिटक में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा सूत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले कितने शिक्षक हो चुके थे? तो जैन परंपरा में जो शिक्षक हैं उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन ये बताना है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर वो हो चुके थे? 24, 23, 20, कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा
23 यानी 23 हैं वो तीर्थंकर महावीर स्वामी से पहले हो चुके थे और महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, शुद्धोधन, महावीर या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके अलावा चैप्टर में बताया गया स्टूडेंट कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। ये शाक्य गण से संबंधित थे, रथ से घूमने निकले थे। तो ये जो कर्म है ये आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि सबसे पहले वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक शव को देखते हैं और फिर एक सन्यासी को देखते हैं। यानी सन्यासी को देखकर उनके मन में ये भावना आती है इंसान कितना खुश है, यानी इसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और यहीं से वे एक सन्यासी बनने का प्रण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल में जाते हुए दिखाया गया है, यानी एक मूर्ति मिली है जिसमें बुद्ध है वो महल में जाते हुए दिखाई देते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? अमरावती आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये मूर्ति है जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है ये अमरावती आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है स्टूडेंट? अमरावती आंध्र प्रदेश से। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, किस दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है? यानी कौन सा दर्शन मानता है कि विश्व अनित्य है? बौद्ध दर्शन, जैन, दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए बौद्ध दर्शन है उसके अनुसार जो विश्व है वो अनित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट की थेरी गाथा हिस्सा है, यानी थेरी गाथा है वो किसका हिस्सा है? सूत पिटक का, उपनिषद का, पुराण का या इनमें से कोई नहीं। चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट थेरी गाथा है वो सूत पिटक का हिस्सा है। अब आप जान लीजिए कि थेरी गाथा क्या है। तो देखिए जो भिक्षुणी होती थी उनके द्वारा जो रचित छंद है उनको ही थेरी गाथा कहा जाता था। यानी जो बौद्ध संघ या मठ में भिक्षुणी या भिक्षु रहते थे उनमें जो महिला भिक्षुणियां थी वो छंदों का संकलन करती थी, थेरी गाथा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? यानी बौद्ध धर्म है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा था, तो उसके कारण क्या थे? क्या लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे? बौद्ध शिक्षा में जन्म श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया गया था? जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था? या फिर ये सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी थे? तो देखिए स्टूडेंट आपने चैप्टर में पढ़ा था कि लोग समकालीन धार्मिक भावनाओं प्रथाओं से असंतुष्ट थे, बौद्ध शिक्षा में जन्म श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया जा रहा था, जाति प्रथा का भेदभाव है वो इसमें नहीं था, और ये जो सभी कारण है ये बौद्ध धर्म की तेजी से फैलने के लिए उत्तरदायी थे। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि शव दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले क्या कहलाते थे? यानी शव दाह के बाद जो शरीर के अवशेष बचते हैं उनको टीलों पर सुरक्षित रख दिया जाता था, ये एक पवित्र स्थल के रूप में माने जाते थे ये टीले। तो अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले क्या कहलाते थे? विहार, चैत्य, मठ या फिर कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? चैत्य। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, तुम सब अपने लिए खुद की ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही जीवन की मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये कथन या ये अंतिम निर्देश किसके थे? महात्मा बुद्ध के, महावीर स्वामी के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध। यानी महात्मा बुद्ध ने अंतिम निर्देश दिया था कि तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर संघ में महिलाओं को आने की अनुमति प्रदान की थी? आनंद, उपाली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद, उसके कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने जो महिलाएं हैं उनको संघ में प्रवेश दिया था। तो आंसर होगा आनंद। ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी थेरी। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो वो क्या कहलाती थी? तो वो थेरी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, कहाँ पर प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में, बोधगया में। देखिए महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण है वो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो चारों ही महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। यानी जो प्रथम उपदेश है महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में और जन्म स्थान लुम्बिनी। अशोक ने लगभग 200 वर्ष के बाद जो अपनी यात्रा की थी उसकी याद में उन्होंने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया था। ये फैक्ट आपके चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि अशोकावदान नामक ग्रंथ के अनुसार किस शासक ने बुद्ध के अवशेषों को महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनवाए थे? यानी अशोकावदान एक ग्रंथ है, उसमें ये बताया गया है कि बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उन पर स्तूप बनवाए थे। तो ये वर्णन किस शासक का है? अशोक का है, चंद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट नाम से ही पता लग रहा है अशोकावदान, तो ये जो बनवाए थे ये बनवाए थे अशोक ने। किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। इसके अलावा आपके चैप्टर में स्तूप दिए हैं। बरहुत का स्तूप कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये फैक्ट है, ये आपसे एग्जाम में पहले पूछ लिए गए हैं, आगे आने की संभावना है।
किस पुरातत्ववेत्ता ने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती या असमर्थनीय नीति लगती है। ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो आपको बताना है एच एल कोल थे या फिर बीबी लाल थे या फिर अर्नेस्ट मेके थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एच एच कोल थे, उन्होंने जब अमरावती के स्तूप की दशा देखी तो उन्होंने ये शब्द कहे थे कि इस देश की जो प्राचीन कलाकृतियां की लूट होने देना मुझे आत्मघाती या असमर्थनीय नीति लगती है। आंसर होगा एच एच कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं, यानी अजंता में चित्र हैं वो जातकों की कथाएं दिखाते हैं। अजंता की चित्रकारी प्रसिद्ध है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, यह मूर्ति कहाँ से मिली है? एहोल कर्नाटक से, सांची मध्य प्रदेश से, अमरावती आंध्र प्रदेश से। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर होगा एहोल कर्नाटक। क्या होगा? एहोल कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि 5वीं सदी में बना देवगढ़ मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट में रखें कि 5वीं सदी में बना देवगढ़ मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु। तो देखिए जो देवगढ़ का मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो है महाबलीपुरम। तो आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया गया है। इसके अलावा आपके चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ स्टूडेंट, कैलाशनाथ का मंदिर स्थित है, एलोरा महाराष्ट्र में है या फिर तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैलाशनाथ का जो मंदिर है वो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। टास्क क्वेश्चन दिया जा रहा है स्टूडेंट आपको, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था? भारत में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप पक्का गलत करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था। आपके चैप्टर में लास्ट में कुछ फैक्ट दिए गए हैं स्टूडेंट, मुझे लगा कि यहाँ से भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इनको इनमें क्वेश्चन आंसर में शामिल किया है। 1814 की घटना है इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1854 में भीलसा टोपस जो प्रारंभिक पुस्तक है किसकी? कनिघम की। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि भीलसा टोपस किसकी पुस्तक है? तो कनिघम की। 1923 में जो कंजर्वेशन मैनुअल पुस्तक है वो किसकी है? जॉन मार्शल की, उसका प्रकाशन हुआ था। ये फैक्ट आपके लिए मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि 1989 में सांची को एक विश्व कलादाय स्थान घोषित किया गया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि सांची को एक विश्व कलादान स्थान घोषित कब किया गया था? 1989 में। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आपका जो भाग 1 है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।